तो आपके स्क्रीन पे ये सायरन कोड हम लोग पिछला देखे थे। ये सायरन कोड जो लॉन्ग सायरन का ड्यूरेशन 30 सेकेंड और छोटे सायरन का ड्यूरेशन 5 सेकेंड, लंबे और छोटे सायरन के बीच में 5 सेकेंड का गैप है। और पूरा जैसे 4 लॉन्ग 1 शार्ट बजा दिया तो फिर रिपीट करना है तो 30 सेकेंड का गैप देके तब रिपीट करना है। ओके, तो यहाँ तक देख लिए थे। आगे है टॉपिक स्पैड के बारे में, सिग्नल पासिंग एट डेंजर। तो दिख रहा है क्लियर स्क्रीन पे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नो प्रॉब्लम। ओके, तो ये इसका क्लासिफिकेशन जो स्पैड है, स्पैड बोलते हैं सिग्नल पासिंग एट डेंजर। इसका क्लासिफिकेशन है यश। ऐसा नॉर्मली क्लासिफिकेशन तो नहीं देखा मैं एमसीक्यू में, फिर भी याद रखो स्पैड तो ज़्यादा फेमस है, ये अच्छा है। इसमें देखो स्पैड के अंदर क्या क्या आता है क्या नहीं आता है, दोनों बात दिया है डिफिनीशन में। ट्रेन पास्ड ए फिक्स्ड स्टॉप सिग्नल इंक्लूडिंग ए बैनर फ्लैग। इन्हीं स्पैड में बैनर फ्लैग भी गिना जाता है। ओके, बैनर फ्लैग को भी गिनते हैं। किसको नहीं गिनते हैं वो ब्रैकेट में लिखा है, अदर देन आईबी सिग्नल, ऑटोमेटिक सिग्नल एंड गेट सिग्नल। मतलब आईबी, ऑटोमेटिक और गेट सिग्नल का क्लासिफिकेशन स्पैड में नहीं होता है। उसका जो कार्यवाही होगा तो अलग रूल से होगा, राइट। उसका जो जिस रूल का जो उल्लंघन कोई किया है तो उस रूल के अंतर्गत कार्यवाही होगी, उसको स्पैड का नाम नहीं दिया जाएगा। लेकिन बैनर फ्लैग और एक इंजीनियरिंग का स्टॉप इंडिकेटर जो बोर्ड है वो दोनों शामिल है। वहाँ पे अगर गाड़ी नहीं रोके तो स्पैड गिना जाएगा। यदि लोको पायलट को काशा नाडार इंफॉर्मेशन पूरा बराबर दिया है तो स्पैड का एक्शन हो सकता है। वो लोग क्या करते हैं, इंजीनियरिंग वाले को रिक्वेस्ट करके लोको पायलट वो एडजस्ट करते हो, एक बात अलग है, राइट। देन फैक्ट ब्रॉट टू नोटिस ऑफ स्टेशन मास्टर थ्रू ए रिटन मेमो बाय गार्ड ऑफ द ट्रेन। तो इसमें देखो गार्ड का ड्यूटी भी आ जाता है एक, कि जो गार्ड होता है उसको ट्रेन मैनेजर अब बोलते हैं। ही इज़ द इंचार्ज ऑफ द ट्रेन, ट्रेन का इंचार्ज बोलते हैं उसको। तो यदि स्पैड हो गया, गार्ड को मालूम हुआ है, तो गाड़ी रोकने के बाद में स्टेशन मास्टर को रिटन मेमो देगा दुर्घटना इसका स्पैड के बारे में। एक तरह से 2 लाइन का मेमो रिपोर्ट देना है। देन स्टेशन मास्टर, एएसएम, पॉइंट्समैन, जो भी स्टेशन स्टाफ है, they must confront the loco pilot and guard with regard to the position of the signal and the position of the lever and knob concerned। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो स्टेशन स्टाफ है, जैसे मान लो कि लोको पायलट सिग्नल को ऑन में पार करके और अभी गाड़ी रोका नहीं है समझो, तो हमारा स्टेशन में जो भी स्टाफ है उसका ड्यूटी क्या है, लोको पायलट को बताएंगे, अरे भाई स्पैड हो गया, आप गाड़ी जल्दी रोकिए। लोको पायलट को पता लगता है, गाड़ी रोकता है, लेकिन नहीं रोका तो हमारा तरफ से भी ड्यूटी है कि हम उसको बोलेंगे, कन्फ्रंट करने का मतलब बोलेंगे, राइट। अच्छा, बाकी लोग देखो किसी का अनम्यूट है क्या? सब लोग म्यूट कर लेना है, नहीं तो पूरा नॉइस आएगा सब लोगों को। ओके, देन ये हो गया स्टेशन स्टाफ का ड्यूटी। फिर आगे देखेंगे, द पोजीशन ऑफ द सिग्नल एंड रूट शुड बी रिकॉर्डेड बाय द स्टेशन मास्टर एंड साइंड बाय द स्टेशन मास्टर, लोको पायलट, गार्ड एंड अदर विटनेस। तो जो सिग्नल का पोजीशन है, जैसे मान लो सिग्नल ऑन पोजीशन में है, पैनल पे भी दिखता है, वैसे भी दिख रहा है, तो उस पेपर पे स्टेशन मास्टर, गार्ड और लोको पायलट तीनों साइन करना चाहिए। और कोई विटनेस बोले तो पॉइंट्समैन है या कोई भी स्टाफ है तो साइन कर देना चाहिए, एक रिकॉर्ड बन जाता हो कि हाँ भाई देखो पैनल में भी नाप पोजीशन ऑन में है, प्रैक्टिकल में भी सिग्नल भी ऑन है। और टीआई और डीओएम कंट्रोल ऑफिस को भी स्टेशन मास्टर इन्फॉर्म कर देगा उस समय। द डिस्टेंस बाय विच, अब एक मेजरमेंट लेने का ड्यूटी है कि सिग्नल जो के आगे जो गाड़ी पार की है तो कितना दूर गई है, तो उसको मेजरमेंट करना है।
अगर ब्लॉक सेक्शन में है समझो, वहाँ पे तो स्टेशन स्टाफ नहीं है, तो गार्ड का ही जिम्मेदारी है। गार्ड मेजरमेंट करेगा, अपना रफ जर्नल बुक और सीटीआर में सब में एंट्री बनाएगा, अपना नोट करता रहेगा, क्योंकि बाद में डिटेल रिपोर्ट भी बना के देना पड़ेगा, और वहाँ से इंफॉर्मेशन भी देगा कंट्रोल ऑफिस को, स्टेशन मास्टर को। तो अब स्टेशन पे है तो मेजरमेंट का ड्यूटी स्टेशन मास्टर का है। The distance by which the train has passed the signal should be recorded by the length of engine plus coach or wagon। तो कई तरीका है मेजरमेंट देने का, तो सभी ऑप्शन दिया है इसमें कि मान लो 2 इंजन है या 1 इंजन है, प्लस कितना कोच या कितना वैगन सिग्नल के आगे निकला है, एक तो ये नोट कर लेना चाहिए। दूसरा, अगर वहाँ पे जो टेलीग्राफिक पोस्ट लगे रहते हैं रेलवे ट्रैक के बगल में, तो उसके ऊपर किलोमीटर भी लिखा रहता है, उसकी गिनती भी लिख सकते हैं कि कितना टेलीग्राफ पोस्ट इसके आगे, सिग्नल के आगे गाड़ी गई है। दूसरा, ओएचई, अगर इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन है तो ओएचई भी नोट कर लेना चाहिए कि ओएचई के खंभे पे किलोमीटर लिखा रहता है, और कितना ओएचई आगे गाड़ी जाके रुका है वो भी नोट करना चाहिए। आर बाई मेजरिंग द एक्चुअल डिस्टेंस। और अगर जो इंची टेप जिसको बोलते हैं मीटर, वो ज़्यादातर पीडब्ल्यूआई के पास रहता है, कोई इंजीनियरिंग वाला स्टाफ है तो मिल सकता है, वो मिल जाए तो। अब आजकल स्टेशन में भी देने लगे, क्या है, मेजरमेंट करने वाला जो फीता रहता है वो स्टेशन में देखा गया, हमारे टाइम में तो नहीं देखा था उसको। अगर स्टेशन पे अब सप्लाई आ रही होगी, अपने पास भी रहेगा, तो स्टेशन मास्टर उससे भी मेजर कर सकता है, नहीं तो किसी इंजीनियरिंग वाले से लेकर के एग्जैक्ट, उसमें क्या होगा, एग्जैक्ट मीटर सेंटीमीटर पूरा करेक्ट मेजरमेंट आ जाएगा कि सिग्नल के आगे कितना दूर पे गाड़ी जाके रुकी है। ओके। इन द नाइट टाइम, अब ये तो मेजरमेंट का काम हो गया, मेजरमेंट लेके स्टेशन डायरी, टीएसआर, और जो एसीसी 1 फॉर्म भरता है स्टेशन मास्टर, बाद में उसमें भी एंट्री करना पड़ेगा। गार्ड और लोको पायलट का रिपोर्टिंग फार्म को बोलते हैं एसीसी 3। तो ये फार्म नंबर एक्सीडेंट वाला याद रखना कि एक्सीडेंट का रिपोर्ट गार्ड और लोको पायलट का फार्म नंबर है एसीसी 3, और स्टेशन मास्टर का फार्म है एसीसी 1। ये कभी कभी एमसीक्यू में आता है। नाइट टाइम है, अब देखो सबको इन्फॉर्मेशन चली गई, कंट्रोल ऑफिस को, डीओएम को, इधर लोको पायलट साइड में लोको इंस्पेक्टर को भी मालूम हो जाता है थ्रू कंट्रोल ऑफिस। तो नाइट टाइम है तो ब्राइटनेस ऑफ द सिग्नल शुड बी नोटेड कि कैसा दिखता है। अब क्या है, टीआई को समाचार मिला है, टीआई भी आ जाता है, उनका लोको वाले भी आ जाते हैं, स्टेशन मास्टर तो है ही है, तो सब लोग मिलकर चेक करते हैं कि हाँ सिग्नल साफ दिख रहा है या उसमें कुछ दिखने में प्रॉब्लम है, पोजीशन नोट करते हैं। द वेदर कंडीशन, वेदर कैसा है, वेदर क्लियर है या विजिबिलिटी पुअर है, फॉग है, क्या है, वो नोट करना है। सच एज फॉगी टेम्पेस्चुअस कंडीशन आल्सो टू बी रिकॉर्डेड, ये सब नोट करके रखना है, बाद में फार्म में भरना पड़ता है। देन इफ द लोको पायलट इज रिक्वायर्ड टू यूज ग्लासेज, अगर जैसे होता है ना कि डॉक्टर ने उनको चश्मा रिकमेंड किया है, तो लोको पायलट चश्मा लगा के ड्यूटी कर रहा था कि नहीं, वो भी नोट करना है, और उनको ड्यूटी में एक पेयर स्पेयर भी लेके चलना पड़ता है। इट शुड बी चेक्ड वेदर ही वाज इन पोजीशन ऑफ देम एंड यूजिंग देम, कि चश्मा के साथ ड्यूटी कर रहा था कि नहीं, यदि उनको रिकमेंड किया है तो। अरेंजमेंट फॉर टेस्टिंग ब्रेक पावर ऑफ द ट्रेन, अब स्पेड हुआ है तो ये कंट्रोल ऑफिस भी, उनको भी बताना पड़ता है स्टेशन मास्टर को। तो लोग अगर ज़रूरत पड़ी, अगर कोई ब्रेक का कंप्लेंट लोको पायलट ने कर दिया, तो ब्रेक पावर चेक करने के लिए भी स्टाफ आएगा, सीएनडब्ल्यू स्टाफ भी आएगा कि हाँ ब्रेक में रियल में प्रॉब्लम है, कैसा प्रॉब्लम है, तो उसको ब्रेक पावर टेस्ट करने का भी अरेंजमेंट किया जाएगा। मेड बाय ऑफिसर और सीनियर सबऑर्डिनेट, सुपरवाइजर या ऑफिसर करेंगे एट द नियरेस्ट सीएनडब्ल्यू एग्जामिनेशन पॉइंट, वहाँ पे नहीं आ सकता है क्रू, तो बाद में अगर ब्रेक का कंप्लेंट है, उसकी शिकायत है, तो सीएनडब्ल्यू जो रास्ते में पड़ेगा डिपो, वहाँ पे उसका ब्रेक टेस्टिंग होगा बाद में। देन ब्रेथलाइजर टेस्ट, अब ऐसे भी ऑन ड्यूटी जब गार्ड लोको पायलट जाते हैं और ऑफ ड्यूटी साइन ऑफ करते हैं, तो ब्रेथलाइजर टेस्ट जो श्वास परीक्षण होता है, फूंक मारते हैं लाबी में साइन ऑन करने के पहले,
उसमें अल्कोहल का मात्रा चेक होता है। तो अब ये अगर स्पैड हो गया है, इस तरह का एक्सीडेंट जब होता है तो उन लोगों का मेडिकल चेकअप भी होता है। तो उसमें ब्रेथलाइजर टेस्ट किया जाएगा, लोको पायलट, एएलपी, जिसके जिसके इन्वॉल्व होने का चांस है सबका ब्रेथलाइजर टेस्ट हो सकता है। कभी कभी स्टेशन मास्टर का भी ब्रेथलाइजर टेस्ट होता है, अगर वो इस तरह का गलती कुछ हुआ है, डाउट है, तो गार्ड का भी हो सकता है। सो शुड बी डन इमीडिएटली एंड ब्लड सैंपल ऑफ लोको पायलट एएलपी, क्योंकि स्पैड है तो इसमें सीधा लोको पायलट एएलपी की गलती मानी जाती है। तो इन लोगों का ब्लड सैंपल, मेडिकल, ब्रेथलाइजर टेस्ट, सब कुछ कार्यवाही होगी। वो कंट्रोल ऑफिस के संपर्क में रहना पड़ता है, वहाँ से जैसा जैसा निर्देश मिलेगा वैसा करते रहेंगे। ओके, सो ये इतना काम है स्पैड में। तो कोई क्वेश्चन है स्पैड के बारे में, कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसी एक्सीडेंट मैनुअल में। बोलो, नो क्वेश्चन? सर स्पीड होने पर लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट को ये पेनाल्टी क्या देता है सर? पेनाल्टी तो बहुत खतरनाक है, रिमूवल तक मिल जाता है। ये डिपेंड करता है, वो क्या है कि रिमूवल भी मिला है लोगों को, मैंने देखा है, बहुत सीरियस मानते हैं इसको। और दूसरा क्या करते हैं स्पैड होने के बाद में, जैसे वो सर्विस में बहुत सारा तरीका है। स्पैड होने के बाद जैसे मान लो किसी को रिमूवल मिल गया, और उसके बाद अपील रहता है। पहले डीआरएम के पास अपील करेगा, फिर सीओएम, नहीं तो उनका जो सीएमई रहता है वहाँ आएगा, जीएम तक मैटर जाता है, रेलवे बोर्ड भी लोग जाते हैं। तो कभी कभी ज़्यादातर मैटर डीआरएम लेवल तक सॉल्व भी हो जाता है, डीआरएम को पावर बहुत है। फिर अगर उनका जो मेंबर्स की कमेटी रहती है ना, सीनियर डीओएम, सीनियर डीएमई, ये लोग सब मिलकर डिसाइड करते हैं अपील करने पे कि सर्विस में वापस लेना है, उसका पहली बार गलती है, कम गलती करता है तो जूनियर मोस्ट बना देते हैं। वो एक प्रॉब्लम है, लोको पायलट को जूनियर मोस्ट, मान लो पैसेंजर ड्यूटी कर रहा है, अरे ऐसा ऐसा स्पैड करते हैं लोग कि सुन के मतलब लगता है कि अरे कैसे कर दिया स्पैड। और डिरेलमेंट, दो केस तो स्पैड और डिरेलमेंट का जो मैं यहाँ जेडआरटीआई में था कि नहीं होने वाला किया था। एक किया था यहाँ पे जो बेगमपेट स्टेशन बोलते हैं ना, हैदराबाद डिवीजन वाला, उसी के पास में एक छोटा कोई स्टेशन है। तो एक लोको पायलट था, हम लोग उसको उनको खूब जानते हैं, उधर नॉर्थ वाला है, मौर्य करके है, पंकज कुमार मौर्य, क्लास कई बार रिफ्रेशर में अटेंड किया है। वो क्या किया, पैसेंजर ट्रेन वर्क कर रहा था और सामने स्टार्टर सिग्नल डेंजर है दिख रहा है, तो रोकना है स्टार्टर पे। वहाँ शायद स्टॉपेज नहीं था स्टेशन पे, लेकिन स्टार्टर डेंजर क्लियर दिख रहा है, लोको पायलट एएलपी दोनों को दिख रहा है। लेकिन लोको पायलट और एएलपी दोनों सिग्नल की तरफ नहीं देख रहे थे, बाद में लोगों ने बताया एक्सीडेंट होने के बाद, वो दोनों एक दूसरे से बात करने में लगे हुए थे। पता नहीं कौन सा, जो जैसे बोलते हैं ना गुफ्तगू बोलते हैं ना, ये सब बातें कर रहे थे। वो बातें करते करते वो जस्ट पास हो गए सिग्नल, स्टार्टर स्टार्टर जब पार हो गए तो एएलपी बोल रहा है अरे क्या सर आपने पास कर दिया। बोला अरे तुमने भी नहीं कुछ बोला, इमरजेंसी ब्रेक असिस्टेंट के पास भी रहती है, एएलपी के पास भी। बोला मैं सोचा सर कि आप रोक दोगे। हाँ, वो एक दूसरे को देखते ही रह गए, स्लो में एकदम, कोई स्पीड नहीं था कि स्पीड है कि ब्रेक लगाने में लेट हो गया, वैसा नहीं, स्लो में बातें करते करते। इसका मतलब उनके मन में रहा होगा कि रोकना है रोकना है, जस्ट बात करते करते सिग्नल ओवरलुक हो गया। सोचो, ये दिन के समय। ताजुब का बाद में पनिशमेंट क्या मिला उसको, शायद जूनियर मोस्ट लोको पायलट बना दिया, पैसेंजर ट्रेन से गुड्स ट्रेन में आ गया। एएलपी का तो सर्विस 1 ही साल था कुछ, फिर भी उसको 1 साल का सीनियरिटी ख़त्म हो गया, वापस लिया तो, क्यों फर्स्ट में रिमूवल दे दिया दोनों को, बाद में रिक्वेस्ट ग्राउंड पे लिया तो जूनियर मोस्ट बना के ले लिया। तो ऐसा हालत होता है। और एक डिरेलमेंट यहाँ हुआ था, ये जो मौलाली यार्ड है, मौलाली यार्ड में एक इंजन सेट है, लोको सेट, मौलाली का लोको देखा होगा आपने, बेस लिखा रहता है मौलाली लोको। तो एक लोको पायलट एएलपी लाइट इंजन लेके आए, सेट के अंदर उसको रिपेयर या मरम्मत करना है।
तो यहाँ पे रूल है, एक जो होम सिग्नल है उस लाइन के लिए वो कनेक्टेड नहीं है, तो नॉन सिग्नल्ड लाइन बोल के उस रूल से जाना पड़ता है, रिसेप्शन ऑन नॉन सिग्नल्ड लाइन। तो अभी भी वही रूल है, वो तो चेंज हुआ नहीं है। T509 स्टेशन मास्टर देता है सिग्नल रहित गाड़ी पे रिसीव करने के लिए। अच्छा, वो अभी जो रूल चेंज हुआ है वो T510 दे रहे हैं ना नॉन सिग्नल लाइन पे, करेक्ट बोल रहा हूँ? यस सर, यस सर, हाँ, वो यस सर। ना अवरुद्ध लाइन पे लेने के लिए तो नहीं चेंज किया, उसको T509 है। और यस जो नॉन सिग्नल लाइन पे लेने का पुराना रूल था T509 फार्म देना था, अब T510 चेंज कर दिया अमेंडमेंट 18 आने के बाद। तो चलो, फार्म उस समय के हिसाब से सही था, क्लैंप पैडलॉक लगा के पॉइंट्समैन ने अथॉरिटी करेक्ट दे दिया, अब देना है तो T510 देना पड़ेगा। तो वहाँ पे रूल है, वो सीधा चले जा रहे हैं सेट के, काफ़ी अंदर दूर, हमको लगता है 3-4 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता है। तो फिर बीच में आने के बाद एक स्टॉप बोर्ड मिलता है, और स्टॉप बोर्ड के आगे संट सिग्नल है। तो वहाँ पे एक्चुअल रूल ये है कि आप स्टॉप बोर्ड पे इंजन को रोको, गाड़ी को रोको, रोकने के बाद सन सिग्नल को देखो ऑन है कि ऑफ है। ऑफ है तो आप आगे जा सकते हैं, अगर ऑन है तो आप बोर्ड पे रुके रहो, क्योंकि उसके आगे फिर पॉइंट्स आएंगे। तो वो सन सिग्नल ऑन था, और ये लोको पायलट पता नहीं बहुत दिन के बाद आया था, क्या प्रॉब्लम थी अंदर का बात अलग है। हमको कैसे मालूम हुआ था, उसका जो लोको पायलट था, उसका लोको इंस्पेक्टर हमारे क्लास में रिफ्रेशर कोर्स करने आया था उस समय, एलआई वगैरह कभी कभी आते हैं। तो उसने परमिशन मांगा, बोला सर मेरे को 2 घंटे का टाइम चाहिए। मैं बोला क्या हुआ? बोला एक इंक्वायरी है, मौलाली में डिरेलमेंट जो हुआ है, तो मेरे को इंक्वायरी अटेंड करना है। वो लोको पायलट ऐसा ब्लंडर गलती किया और मेरे को परेशानी हो रही है, डेली परमिशन लेके 1 घंटे 2 घंटे जाना पड़ता है इंक्वायरी अटेंड करने। तो मैं बोला ठीक है, इंक्वायरी तो ऑन ड्यूटी है, प्रिंसिपल को बता के उनको भेज दिया। फिर अब आने के बाद में फिर उसने बताया, एएलपी बोल रहा है लोको पायलट को कि सर सेंट सिग्नल ऑन है, स्टॉप बोर्ड में रुके रहो, बात करना है तो एसएम से बात करो वाकी टाकी में, इंजन को आगे मत बढ़ाओ। उन्हें लोको पायलट सीनियर था काफ़ी, एएलपी को डांट दिया ऐसे ही, बोला अरे तुमको कुछ नहीं मालूम है, मेरे को फार्म मिला, 30 मिला, मैं सीधा लास्ट तक जाऊंगा, ऐसा बोल दिया। लोकल रूल में डाउट है, स्टेशन में इतना लंबा जा रहा है 2-3 किलोमीटर, तो पूछ लो वाकी टाकी में, या तो जो सिग्नल आया है तो सिग्नल को रिस्पेक्ट करो, दो ही तरीका है। डाउट है तो पूछो, आन में तो नहीं पार करना चाहिए, वो भी यार्ड में सन सिग्नल क्यों आन में पार कर रहे हैं, स्टॉप बोर्ड भी लगा है। वहाँ क्या है कि स्टॉप बोर्ड तक ये स्टेशन मास्टर के अंडर में है, केबिन बनी है, और आगे स्टॉप बोर्ड के आगे दूसरा केबिन है, वो स्टेशन मास्टर कंट्रोल करता है, वो अलग एरिया हो जाता है। ये डाउट में चला गया, ऑन में सन सिग्नल पार किया, कम से कम पॉइंट उतर के देखना था, पॉइंट फेवरेबल है कि नहीं है। पॉइंट सेट ही नहीं था, उल्टा सेट था, फेसिंग पॉइंट उल्टा है, डिरेलमेंट हो गया लोगों का तुरंत। इधर एएलपी को उल्टा पुल्टा बोला, आगे बढ़ा, तुरंत 2 मिनट में डिरेलमेंट हो गया। अब डिरेलमेंट होने के बाद क्या एएलपी क्या बोलेगा बेचारा, वो सोचेगा अब बोलूँगा तो ये और गुस्सा होगा, फालतू में अभी इतना बड़ा कांड हो गया। इसमें क्या प्रॉब्लम है, एएलपी की गलती नहीं है, लेकिन उसको ही पनिशमेंट मिल जाता है। और इनको भी लोको पायलट को अगर जो उनका कमेटी रहता है पनिशमेंट देने वाला, वो सब डिसाइड करेंगे तो रिमूवल भी दे सकते हैं, देखेंगे कुछ पिछला रिकॉर्ड अच्छा है तो डायरेक्ट जूनियर बन, कुछ ना कुछ तो बड़ा नुकसान होता है इसमें। कभी कभी सर्विस चली भी जाती है, कभी कभी मर्सी ग्राउंड पे बच जाती है, तो इस तरह का लोग करते हैं। तो आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं है स्पैड के बारे में? चलो मैं एक घटना बता दिया, 2 घटना आपको। अब आगे देखो, ये जब दुर्घटना हो जाती है, पर्टिकुलरली जो पैसेंजर ट्रेन की दुर्घटना है, जिसमें हमारे गार्ड के, लोको पायलट के क्या ड्यूटीज है, उस पॉइंट को, इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो एक बार देखो, राइट। तो अगर पैसेंजर ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है, तो इसमें जो पहला स्लाइड में आप देख रहे हो, ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव्ड, मतलब कि पैसेंजर ट्रेन की दुर्घटना होने के बाद हमारा मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, किस
आइडिया से, किस उद्देश्य से काम करना चाहिए, ये इसका मतलब है। तो सेव लाइफ एंड एलिविएट सफरिंग, वो दुर्घटना चाहे स्टेशन पे हुई हो, ब्लॉक सेक्शन में हुई हो, कहीं भी हुई हो, तो पैसेंजरों के, लोगों का जीवन बचाना और उनके तकलीफ को कम करना, ये मेन उद्देश्य है। ठीक है, तो ये पहला एम है। तो इसका मीनिंग तो सिंपल है, आप समझ सकते हैं। क्या दीपू कुमार का क्या हो रहा है? दीपू कुमार कुछ गड़बड़ गड़बड़ कर रहा है, खुट खुट की आवाज आ रही, कभी हैंड उठा दे रहे, कभी कुछ उठा दे रहे। ओके, देन नंबर 2 पॉइंट है, प्रोवाइड सकर एंड हेल्प टू अदर पैसेंजर्स एट साइट ऑफ द एक्सीडेंट। लोगों को हिम्मत देना है कि घबराओ मत, पैसेंजर्स को, और उनकी मदद करना है। तीसरा, क्विक ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, चाहे लोको पायलट हो, गार्ड हो, या स्टेशन मास्टर, स्टाफ है, जो लोग भी है, सब लोग क्या करना है, सब लोग इसकी सूचना तुरंत से तुरंत हमको देना चाहिए। कहाँ पर? ये कंट्रोल ऑफिस या जो भी संबंधित अधिकारी हैं उनको तुरंत सूचित करना चाहिए, उसको बोलते हैं क्विक ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। देन चौथा पॉइंट है, प्रिजर्वेशन ऑफ क्लूज एंड एविडेंसेज। ये हमेशा मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं है, प्रिजर्वेशन ऑफ क्लू। प्रिजर्वेशन ऑफ क्लूज का मतलब होता है साक्ष्य इकट्ठा करना और उसको ठीक से रखना। जैसे मान लो कहीं पे होता है ना, फिश प्लेट टूटी हुई थी या किसी ने तोड़ फोड़ की घटना की है, उस तरह की घटना हुई है, तो उसके क्लू जो है सुरक्षित रखना चाहिए। देन एसर्टेन द काज ऑफ एक्सीडेंट, दुर्घटना का कारण पता लगा के कंट्रोल ऑफिस को बताना चाहिए। फिर क्योंकि कंट्रोल ऑफिस को पता लगेगा तो उसके बाद आगे जोनल हेडक्वार्टर, फिर रेलवे बोर्ड, फिर रेलवे मिनिस्टर, सबको धीरे धीरे मालूम हो जाएगा। देन रेस्टोर थ्रू लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, कि दुर्घटना स्थल पर जो कम्युनिकेशन है वो भी अरेंजमेंट करना चाहिए एसएनटी डिपार्टमेंट, ताकि वहाँ पे जो स्टाफ है डायरेक्ट बात हो सके कंट्रोल ऑफिस से। और दूसरा इसका एक और मीनिंग है कि अगर ट्रेनों का आना जाना रुक गया है तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट अल्टरनेटिव, जैसे होता है ना बगल में ऐसे पटरी डालते हैं ताकि उधर से गाड़ी जा सके, या जो दूसरी लाइन है उसको खाली कराते हैं कि ट्रेन का आवागमन शुरू करने में जल्दबाजी करना चाहिए। इन्हें एक तो टेलीफोन सर्विस, दूसरा ट्रेन सर्विस, दोनों को ठीक करना चाहिए। नंबर 7, प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग मेल। तो ये आरपीएफ की जिम्मेदारी आ जाती है, प्लस अपने जो स्टाफ हैं ट्रेन में उनकी भी जिम्मेदारी है कि जो पैसेंजर्स है उनका सामान कोई लूट पाट ना करे, लेके भागे ना। और जो आरएमएस का डिब्बा रहता है जिसमें पूरा अपना गवर्नमेंट का पोस्टल डिपार्टमेंट है, वो सबका देखभाल करना चाहिए। ओके, तो ये उद्देश्य है दुर्घटना होने पे। देने पर्टिकुलरली अपने गार्ड का ड्यूटी के बारे में आगे है कि सपोज करिए दुर्घटना हो गई तो एज ए गार्ड हमारा ड्यूटी क्या है, नोट डाउन द टाइम, लोकेशन, वेदर एटसेट्रा। ये सब क्या होगा, एक्सीडेंट रिपोर्ट फॉर्म में, और जो ये अपना सीटीआर है वो सब में भरना पड़ेगा कि किस किलोमीटर पे दुर्घटना हुई है, कितने टाइम हुई है, और मौसम कैसा है, फॉग है, क्लियर मौसम है, वो सब नोट करना है। इफ़ एक्सीडेंट अकर्ड ऑन डबल लाइन, और यदि डबल लाइन में एक्सीडेंट हुआ है तो डबल लाइन में क्या हुआ, मान लो पैसेंजर ट्रेन है या इवन गुड्स ट्रेन है, डिरेलमेंट होके बगल के लाइन पे डिब्बे गिर गए, तो वहाँ डेटोनेटर सबसे पहले लगाना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, बगल वाली लाइन पे एक और गाड़ी आएगी और एक और बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इसलिए अलर्ट रहना चाहिए डबल लाइन में, ट्रिपल लाइन में, जहाँ पे है कि जो लाइन बाधित हो गई है उस पर डेटोनेटर लगाना चाहिए। जिधर से गाड़ी आना है, जिधर से गाड़ी आ सकती है, उधर 600, 1200, 1210, 1220 पे डेटोनेटर लगाना चाहिए, ताकि एक और दुर्घटना को टाला जा सके। नहीं तो हो जाएगा दुर्घटना। और तुरंत सूचना देना स्टेशन मास्टर, कोई गाड़ी स्टार्ट नहीं किया है तो मत करो, किया है तो डेटोनेटर ही बचा पाएगा। देन चेक इफ एडजॉइनिंग लाइन इज फाउलिंग और नॉट, बगल वाली लाइन पे डाउट है कि फाउलिंग हुआ है तो पटाखा लगा दो, बाद में चेक करो।
इफ फाउलिंग एग्जिबिट रेड फ्लैग बाय डे एंड फ्लैशिंग लाइट बाय नाइट, यानी रेड हैंड सिग्नल जो लैंप होता है वो दिखाना है रात में, दिन में रेड फ्लैग दिखाना है। ये इधर लोको का फ्लैशर लाइट ऑन करना है लोको पायलट को, कंटिन्यू टू एग्जिबिट, ये सब करना है अगर बगल वाली लाइन पे कोई खतरे का संभावना है तो। ओके, सो नेक्स्ट देखेंगे आगे। प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेन्स एज पर सिस्टम ऑफ वर्किंग, मतलब अगर ये सिंगल लाइन सेक्शन है तो उसके हिसाब से प्रोटेक्शन 6.03, जो प्रोटेक्शन का रूल नंबर क्या है 6.03, याद रखना है इसको क्योंकि बहुत वो फेमस है। डिटोनेटर लगाना, जो पटाखा लगाने का ड्यूटी है 600, 1200, 1210, 1220 पे, उसका रूल नंबर है 6.03। सिंगल लाइन है तो आगे पीछे दोनों लगाते हैं, डबल लाइन में है डिरेलमेंट है तो बगल वाली लाइन पे लगाना फिर पीछे लगाना। ऑटोमेटिक एरिया है तो उसके हिसाब से लगाना। ऑटोमेटिक में क्या है, सिर्फ एक जगह रूल चेंज होता है पीछे की तरफ, ट्रेन के पीछे 90, 180 और 190 मीटर पे लगाते हैं। बाकी जो बगल वाली लाइन पे लगाना है या आगे लगाना पड़ेगा तो सेम 600, 1200, 1210, 1220 के हिसाब से ही लगेगा। ऑटोमेटिक में चेंजिंग सिर्फ एक ही जगह है, कहाँ, ट्रेन के पीछे। ओके, देन चौथा पॉइंट, गिविंग इन्फॉर्मेशन टू एसएम और सेक्शन कंट्रोलर और टीपीसी, जिससे बात हो सके। यहाँ इसका कहने का मतलब है जिससे बात हो सके। अगर एज ए गार्ड स्टेशन मास्टर से बात हो गई तो ठीक है, स्टेशन मास्टर सबको सूचित करेगा, नहीं तो सेक्शन कंट्रोलर को, नहीं तो टीपीसी एक रहता है कंट्रोल ऑफिस में, ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर, जो पूरा ओएचई एरिया का कंट्रोल रहता है वहाँ पे। बाय यूजिंग, जो भी वाकी टाकी में, अब आजकल तो सीयूजी फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है, नहीं तो इमरजेंसी टेलीफोन जो पीटी फ़ोन बोलते हैं वो भी रहता है गार्ड के पास, कि दूसरे फ़ोन बाई चांस नहीं काम कर रहे हैं तो पीटी फ़ोन जो सॉकेट लगे रहते हैं लगभग 1-1 किलोमीटर पे, रेलवे ट्रैक के बगल में सॉकेट मिलेंगे जिसमें हम फ़ोन का जो प्लग है उसको लगा के कंट्रोल ऑफिस से सीधा बात कर सकते हैं। ओके, इमरजेंसी टेलीफोन, वाकी टाकी, आईबी टेलीफोन, गेट टेलीफोन, बाय स्टॉपिंग ट्रेन बाय रोड, कुछ नहीं मिला है। पुराने टाइम की बातें हैं कि बगल वाले लाइन पे कोई गाड़ी जा रही उसको रोक के बताया, नहीं तो बगल में कहीं रोड है तो रोड वालों को बताया कि भाई जाओ स्टेशन मास्टर को बता दो। तो एक्सीडेंट में सब लोग मदद करते हैं, पर आजकल क्या है, संचार का साधन इतना सारा है कि अब ये सब प्रॉब्लम नहीं होती, जल्दी से सूचना मिल जाती है। अब आजकल तो पैसेंजर के पास मोबाइल फ़ोन है, सबसे पहले तो पैसेंजर ही बता देता है इधर उधर, फिर गार्ड के पास सीयूजी फ़ोन है, लोको पायलट के पास है, तो कोई ना कोई सूचना जल्दी से मिल जाती है। देन असिस्टेंस टू पब्लिक, तो हमारा उद्देश्य तो होना ही चाहिए, लोगों को मदद करना है, उनके लगेज की देखभाल, ड्रिंकिंग वाटर। अभी ये सब क्या है, जब सूचना पहुंच गई, राहत सामग्री आने लगेगी, तभी तो ड्रिंकिंग वाटर उनको मिल पाएगा। स्नैक्स, फूड पैकेट्स, बेवरेज, ट्रांसपोर्ट एट्सेट्रा, ये तो जो रिलीफ वाले आएंगे हेडक्वार्टर से, तब ये सब मटेरियल उनको मिलेगा, तब वो सब सुपरवाइज करेंगे। ये सब एग्जाम में लिखने के पॉइंट हैं, प्रैक्टिकल में तो खुद कितना कर सकते हैं वो देखना है। देन मेडिकल असिस्टेंस, रेंडर फर्स्ट एड। अब जो एम्बुलेंस आई, फर्स्ट एड की गाड़ियां आई, तो गार्ड और लोको पायलट जो टीटी हैं सब उसी में बिजी रहते हैं, खुद कितने को लगाएंगे फर्स्ट एड। पर एक रूल है कि जितना हो सके, जब तक बाहर से मदद नहीं आई तो लोगों को फर्स्ट एड देंगे। ट्रेन में जो डॉक्टर हैं तो टीटी के चार्ट में डॉक्टर का नाम लिखा रहता है, वहाँ से पता लगा के डॉक्टरों की हेल्प लेंगे। असिस्टेंस ऑफ एनी पैरा मेडिकल स्टाफ इन्फॉर्म रेलवे हॉस्पिटल। अब इन्फॉर्मेशन देने की बात है, अगर कंट्रोल ऑफिस और स्टेशन मास्टर को सूचना मिल गई है तब तो ऑटोमेटिक रेलवे हॉस्पिटल और जितना सिविल हॉस्पिटल है सबको खबर पहुंच जाएगी, बड़ा एक्सीडेंट है तो। सबसे पहले बात वही है कि स्टेशन और कंट्रोल ऑफिस को मालूम हुआ तो अपने आप खबर जाएगी, नहीं हो पा रहा है तो डायरेक्ट भी हम हॉस्पिटल को फ़ोन कर सकते हैं। देन प्रिजर्विंग क्लूज, कि अगर तोड़ फोड़ की घटना है तो उसके साक्ष्य को संभाल के, थोड़ा देखभाल के अंदर रखना चाहिए।
डू नॉट डिस्टर्ब एनी क्लूज, प्रिजर्व द सस्पेक्टेड मटेरियल। कोई चीज़ डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, जो जैसा है वैसे ही रहने देना चाहिए जब तक कि सुपरवाइजर वहाँ पे ना आ जाए। ओके। देन इन केस ऑफ फायर एक्सीडेंट, आग की दुर्घटना में भी ड्यूटी उसी टाइप की है, सेव लाइफ, लेकिन आग वाले में आइसोलेशन ऑफ कोच, यानी कोच को अगर बड़ी आग है तो हमको उस कोच को बाकी ट्रेन से अलग करना जरूरी है। मालगाड़ी में भी वही नियम है। आग की दुर्घटना है तो पहले आग के पीछे से डिटैच करेंगे और उस पोर्शन को आगे थोड़ा बढ़ा देंगे, फिर आग वाले कोच या वैगन के आगे से डिटैच करेंगे और फिर फर्स्ट पोर्शन को आगे बढ़ा देंगे। तो जो आग वाला कोच या डिब्बा है वो बीच में रहेगा, जो सुरक्षित बचा है एक पोर्शन पीछे रहेगा, एक पोर्शन आगे रहेगा, ताकि ये आग दूसरे कोच और वैगन में न फैले। ओके। देन पुट आउट द फायर, यूज फायर एक्सटिंग्विशर, जो रहता है फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना चाहिए। ब्रिंग डाउन पेंटोग्राफ, फायर का केस है इसलिए पेंटोग्राफ लोअर कर देना चाहिए, नहीं तो इलेक्ट्रिकल फायर और बढ़ने का डर रहता है। पुट ऑफ लाइट फैंस फ्रॉम द टर्मिनल्स, जो लाइट फैन है ट्रेन के बंद कर देना चाहिए। गार्ड एंड लोको पायलट टू प्रिपेयर रिपोर्ट इन फार्म नंबर ACC 3। तो गार्ड लोको पायलट का जो एक्सीडेंट रिपोर्ट का फॉर्म वो बाद में बनेगा, सारा चीज़ नोट करके रखेंगे, बाद में रिपोर्ट भर के सबमिट करना पड़ेगा लॉबी में इंचार्ज को। वो फार्म नंबर ACC 3 है। और स्टेशन मास्टर का रिपोर्ट का फार्म नंबर है ACC 1। कॉलम सब सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन नंबर थोड़ा अलग अलग दिया है। डू नॉट लीव द एक्सीडेंट स्पॉट अंटिल रिलीव्ड, और जब तक अपना रिलीवर नहीं आ जाता है तब तक स्पॉट पे ड्यूटी पे हम बने रहेंगे, वो तो हम बने ही रहते हैं। ओके। तो इस तरह का है कि ड्यूटीज ऑफ गार्ड लोको पायलट सबका सेम ड्यूटी है, इसी तरह का ड्यूटी उनका भी, राइट। तो एक्सीडेंट मैनुअल में ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और MCQ में तो थोड़े और चीज़ें पूछता है। MCQ एक्सीडेंट के जो टॉपिक है उसमें MCQ किसी के पास है तो बताओ, उसका आंसर मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो रिसर्च करके भी डाल सकते हैं। क्या सुबह कुछ क्वेश्चन याद है एक्सीडेंट मैनुअल के जो सॉल्व नहीं हुआ है? सॉल्व करवे नहीं किया सर। सॉल्व करो, और जो क्वेश्चन डिफिकल्ट लगे, डाउट लगे, तो व्हाट्सएप में डालो, सबको आंसर बता देंगे, सबका सॉल्व हो जाएगा। राइट। ओके सर। हाँ सर बोलो भाई। सर बोल रहे हैं कि इसमें प्रायोरिटी देता है ना सर, कि पहले सेव लाइफ उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर, ऐसा कुछ रहता है ना सर? हाँ, नहीं, ये सेव लाइफ का मतलब ये है यहाँ पे जो दिया है कि आप वैसे अगर MCQ में पूछे कि पहला प्रियॉरिटी क्या है तो वो बात सही है हाँ, वैसे। हाँ पूछता है करेक्ट है। सर पहला हाँ सेकंड, पहला जैसे वही है, जैसे सेव लाइफ, करेक्ट, फर्स्ट जैसे प्रियॉरिटी। हम्म जी, जैसे गोल्डन आवर्स, फिर फर्स्ट आवर्स, सेकंड आवर्स, ऐसा पूछता है सर, वो सब करेक्ट मालूम करेक्ट नहीं हाँ, थोड़ा। करेक्ट है हाँ। ये जो गोल्डन आवर बोलते हैं कि दुर्घटना होने के बाद क्या है, जो घायल लोग हैं, तो घायल लोगों का खास तौर से जो ब्लीडिंग वाले केसेज हैं, जिसको खून निकल रहा है, चोट लगी है, तो उसका खून रुकना चाहिए। चाहे वहीं पे ऑन द स्पॉट मरहम पट्टी जो भी व्यवस्था हो गई उसको लगा दिए, ब्लीडिंग रुक गया, और 1 घंटे के अंदर जब इस तरह के मरीज जो है हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं तो फिर हॉस्पिटल उनको 100% बचा लेगा। लेकिन अगर क्योंकि कितना भी पट्टी लगाओ, जहाँ बड़े कट रहते हैं तो उसके बाद भी अंदर धीरे धीरे ब्लीडिंग जारी रहती है, एकदम से बंद नहीं होती। अगर 1 घंटे के बाद आए तो उनका मतलब वही है, जितना ज़्यादा टाइम बीतेगा, देर में पहुँचेंगे हॉस्पिटल तो उतना ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाएगी, तो उसको बचाने का चांस उतना कम हो जाता है। इसीलिए ये फर्स्ट आवर को बोलते हैं गोल्डन आवर। और हमेशा पैसेंजर ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है तो हमारी टॉप प्रायोरिटी लोगों का जीवन बचाने पर ही होना चाहिए। वो तो दो दो पॉइंट तो एकदम करेक्ट। सो गोल्डन आवर कंसेप्ट वही है कि पहले घंटे के अंदर ही उनको मेडिकल हेल्प मिलना चाहिए। और फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होना चाहिए यात्री गाड़ी की दुर्घटना में? सेव लाइफ। फायर आग की हो चाहे
जिस तरह का एक्सीडेंट हो, जीवन बचाना ही प्रथम एम रहेगा। ओके, उसमें कोई डाउट नहीं है, नो डाउट। और ढूंढो क्वेश्चन, आराम से ढूंढ के डालना, व्हाट्सएप में डालना, और फिर कंफर्म है तो तुरंत आंसर, कुछ है ढूंढना है तो ढूंढ ढांड के करेक्ट आंसर पता करके बताएंगे। ओके, तो ये एक्सीडेंट का जो इन जनरल पढ़ते हैं ये तो हमने बता दिया। तो अभी अपने पास थोड़ा टाइम और है, तो एक आज दोनों लोग हैं, ये सुनीता और प्रतीक। तो सिग्नल कॉलिंग ऑन उस दिन बताया था। ये प्रतीक, आपको कॉलिंग ऑन सिग्नल में थोड़े डाउट है पॉइंट्स में, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट में फटाफट बता के फिर नेक्स्ट संट सिग्नल बता देता हूँ। क्या भाई प्रतीक? प्रतीक, नहीं सर, बताइए बताइए, आप बताइए। कॉलिंग ऑन के इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दूं? ओके, ऑलरेडी सुनीता को बताया था। तो कॉलिंग ऑन और संट सिग्नल दोनों का इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ, इन बाकी लोगों का रिवीजन हो जाएगा। कॉलिंग ऑन का इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक ये है, एमसीक्यू पॉइंट आप उसे ही मैं बताता हूँ। ओके, कि कलर लाइट एरिया में कॉलिंग ऑन सिग्नल की पहचान कैसे होती है। तो इसका आंसर होना चाहिए सी मार्कर। सी मार्कर कलर लाइट एरिया में लगा रहेगा खंबे पर, तो इसका मतलब वो कॉलिंग ऑन सिग्नल है। दूसरा, ऑन पोजीशन में कॉलिंग ऑन सिग्नल क्या लाइट दिखाता है? तो इसका आंसर है नो लाइट। नो लाइट, कोई भी लाइट नहीं दिखाता। देन नेक्स्ट पॉइंट, ऑफ होने पर कौन सा लाइट दिखाएगा? तो उसका आंसर है मिनिएचर येलो लाइट, हिंदी में छोटी पीली बत्ती। ऑफ होने पे छोटी पीली बत्ती। देन नेक्स्ट एमसीक्यू, कॉलिंग ऑन ऑफ करने के लिए ट्रेन कहाँ रुकना चाहिए? तो आंसर है कॉलिंग ऑन जोन बोर्ड के भीतर। अगर ट्रेन कॉलिंग ऑन जोन के भीतर रुकेगी तभी कॉलिंग ऑन सिग्नल को ऑफ कर सकते हैं, नहीं तो एक्टिवेट नहीं होगा ट्रैक सर्किट और ऑफ नहीं कर पाएंगे। नंबर नेक्स्ट, अगर लोको पायलट कॉलिंग ऑन जोन में रुकने के पहले कॉलिंग ऑन सिग्नल को देखता है कि ऑफ है, छोटी बत्ती दिखा रहा है पहले से ही, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कॉलिंग ऑन सिग्नल को खराब मानना है और लोको पायलट सिग्नल पर गाड़ी रोक देगा और स्टेशन मास्टर से बात करेगा। कॉलिंग ऑन एडवांस में ऑफ नहीं होना चाहिए, राइट। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉलिंग ऑन सिग्नल को किस किस मौके पर प्रयोग किया जाता है? तो दो ओकेजन्स हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। नंबर 1, व्हेन सिग्नल एवर इट डिफेक्टिव, मतलब जब इसके ऊपर का जो मेन सिग्नल खराब है, होम सिग्नल या स्टार्टर, जनरली होम और स्टार्टर के नीचे लगाते कॉलिंग ऑन। किसके नीचे मना है? लास्ट स्टॉप सिग्नल के नीचे मना है, ये भी एक एमसीक्यू है। एलएसएस के नीचे कॉलिंग ऑन लगाना मना है। किस किस मौके पर यूज करते हैं? तो नंबर 1 वो हो गया कि जब इसके ऊपर का मेन सिग्नल खराब है तो कॉलिंग ऑन यूज कर सकते हैं। दूसरा यूज है, अवरुद्ध लाइन पर गाड़ी लेना है सॉरी, अवरुद्ध लाइन पे गाड़ी लेना है तो भी कॉलिंग ऑन सिग्नल का प्रयोग किया जा सकता है। अब आजकल कॉलिंग ऑन लगभग हर जगह पे है, काम करता रहता है। अगर एक साथ में एक पॉइंट ये भी याद कर लो कि मान लो कॉलिंग ऑन सिग्नल खराब है, अवरुद्ध लाइन पे लेना है, तो दूसरा तरीका क्या है? पॉइंट को क्लैंप पैड लॉक करके अथॉरिटी T509, और जो नया फार्म आया T510, वो है नॉन सिग्नल्ड लाइन। सिग्नल रहित लाइन पे गाड़ी लेना है कि जिस लाइन पे गाड़ी लेना है उससे होम सिग्नल कनेक्टेड नहीं है या रॉन्ग लाइन में गाड़ी आ रही है, तो पॉइंट क्लैंप पैड लॉक करके T510 पे ले सकते हैं। तो कॉलिंग ऑन और T509 भी सुन लिया, T510, इतने एमसीक्यू इम्पॉर्टेंट है। अब कॉलिंग ऑन में तुम्हारे मन में कोई पूछने वाला क्वेश्चन है तो पूछ लो, क्योंकि मेरे बताने से जो इम्पॉर्टेंट लगा तो मैं बता दिया। एक आध पॉइंट कभी कभी भूल जाता है, मैं ऐसे ओरल अपने आइडिया से बता रहा हूँ। तुम्हारे मन में कोई क्वेश्चन है कॉलिंग ऑन का, पूछो, नहीं तो मैं संट सिग्नल का इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बताता हूँ। सर आज कोई बोला था कि कॉलिंग ऑन का तीसरा भी है, बोले ट्रेलिंग पॉइंट फेल होने के बाद भी उसको इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, लेकिन जो रूल है, रिटन रूल है,
तो ऐसा बोलने से तो अलग बात है, लोग बोलते रहते हैं, पर रिटन रूल ये है कि कॉलिंग ऑन सिग्नल इंटरलॉक्स फेसिंग पॉइंट। कॉलिंग ऑन सिग्नल जो है वो फेसिंग पॉइंट को लॉक करने के लिए ही काम आता है। अब लोग स्टेशन में शॉर्टकट मारते हैं, लेकिन कॉलिंग ऑन का कहाँ है? जैसे मान लो होम सिग्नल है, अब होम सिग्नल पे गाड़ी लेना है, तो जो होम सिग्नल के आगे फेसिंग पॉइंट है लॉक हो गया, तो स्टार्टर तक तो गाड़ी जा ही सकती है, स्टार्टर तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। फिर इसमें ट्रेलिंग और जो है स्टार्टर तक लॉक करेगा, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं। बात यह है कि स्टार्टर के आगे जो पॉइंट्स है, स्टार्टर के आगे जो भी फेसिंग है, ट्रेलिंग है, उसको ये लॉक नहीं करेगा। बात इसमें फेसिंग ट्रेल बुक में तो लिख दिया है कि कॉलिंग ऑन सिग्नल इंटरलॉक्स फेसिंग पॉइंट, पर उसका मीनिंग प्रैक्टिकल में स्टेशन में क्या देखना है कि आप होम सिग्नल के नीचे कॉलिंग ऑन ऑफ किए तो स्टार्टर तक तो ट्रेन जा ही रही है, लेकिन स्टार्टर के आगे सोचे कि हम चले जाएं तो नहीं हो सकता। जबकि होम सिग्नल ऑफ किए तो देखो क्या फ़र्क है, होम सिग्नल ऑफ किए हैं तो पॉइंट अगर स्टार्टर के आगे सेट है तो एलएसएस तक लॉक हो जाता है पॉइंट। कि गाड़ी स्टार्टर ऑन में है, जाना नहीं चाहिए, लेकिन अगर गलती से लोको पायलट ने स्पीड किया तो गाड़ी ट्रेलिंग पॉइंट में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, पूरा एलएसएस तक, एसओएल तक पूरा लॉक रहता है होम सिग्नल से। तो इस रूल के कहने का मतलब ये है कि होम सिग्नल ऑफ किए तो पूरा लास्ट स्टॉप सिग्नल तक, या पॉइंट सैंडहम में सेट किए हैं, एसओएल सैंडहम में बनाया तो सैंडहम तक पॉइंट लॉक है, पॉइंट में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा स्पैड होने के बाद भी। लेकिन अगर कॉलिंग ऑन में लिया तो स्टार्टर के आगे जाएगा तो स्पैड भी होगा और पॉइंट भी लॉक नहीं है, जो भी डिरेलमेंट या पॉइंट बर्स्ट है दोनों हो जाएगा। ये मीनिंग है रूल का। तो ऐसे कहने सुनने का अलग है, पर एग्जाम में आपको एमसीक्यू में जो पूछेगा उसका आंसर ऐसे लिखना, कॉलिंग ऑन इंटरलॉक्स फेसिंग पॉइंट। और संट सिग्नल का अलग रूल है, संट सिग्नल लॉक्स ऑल द पॉइंट्स ओवर द रूट। रास्ते में जितने पॉइंट है, मान लो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, यार्ड में जा रहे हैं 4 पॉइंट तक है, पूरा पॉइंट बने हुए हैं और संट सिग्नल ऑफ किया है, तो पैनल में भी दिखता है एसएम को कि कहाँ तक रूट लॉक है, तो सारे रास्ते के पॉइंट को लॉक कर देगा। अब कॉलिंग ऑन ऑफ किया तो स्टार्टर के आगे गया तो डिरेलमेंट या पॉइंट बर्स्ट कुछ भी हो सकता है, जैसा पॉइंट के कंडीशन कैसा है। अब पॉइंट सही फेवरेबल है तो बात अलग है। तो ये अंतर रखना, ठीक है। तो और कोई डाउट कॉलिंग ऑन के बारे में? एक और आता है एमसीक्यू, देखो मैं भूल गया, आप लोग नहीं पूछ रहे हैं। अब आजकल कहीं स्टेशन में ज़्यादातर 60 सेकंड कर दिया कॉलिंग ऑन का, COGGN बटन और ये कॉलिंग ऑन का नाव ऑफ करने के बाद 60 सेकंड में ऑफ हो जाता है, लेकिन कहीं कहीं स्टेशन पे अभी भी 120 सेकंड वाले भी है। तो इसलिए एमसीक्यू में इसका आंसर क्या फिक्स कर दिया कि एज गिवन, हाँ, एज गिवन इन SWR, कि स्टेशन के SWR में जो समय निर्धारित है उतने समय में कॉलिंग ऑन ऑफ होगा। तो इसका आंसर अब आजकल लिखना एग्जाम में SWR, जैसा SWR में दिया, राइट। अब चलो संट सिग्नल का इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन लो, फिर उसके बारे में भी जो क्वेश्चन आएगा दोनों को मिला के भी पूछ सकते हैं, कॉलिंग ऑन पूछो, संट सिग्नल पूछो। संट सिग्नल का एमसीक्यू मैं जितना याद आता मैं गिना रहा हूँ, और बाकी लोगों को कुछ याद आएगा तो पूछो। कि संट सिग्नल का जो प्लेसमेंट है, कॉलिंग ऑन का है कि हमेशा रोक सिग्नल के नीचे रहेगा, लेकिन संट सिग्नल का क्या है, किसी रोक सिग्नल के नीचे भी रह सकता, अकेले भी रह सकता, और एक पोस्ट पे एक से ज़्यादा संट सिग्नल भी रह सकता है, वो भी रूल है। भले प्रैक्टिकल में हमको देखने के लिए न मिले, लेकिन रिटेन में रूल है। तो कॉलिंग ऑन से अलग रूल है संट सिग्नल का, इसको अकेला खंभे पे लगा सकते हैं, किसी रोक सिग्नल के नीचे लगा सकते हैं, और एक खंभे पे एक से ज़्यादा संट सिग्नल भी हो सकता है। देन नेक्स्ट, किसके नीचे नहीं लगा सकते, तो संट सिग्नल को मना किया है फर्स्ट स्टॉप सिग्नल, यानी नॉर्मली होम सिग्नल। होम सिग्नल हमारा FSS है, तो इसको फर्स्ट स्टॉप सिग्नल के नीचे लगाना मना है। कहीं कहीं इसका भी क्लास में लोग डाउट पूछते थे, कुछ स्टेशन में है जहाँ पे टनल वगैरह का प्रॉब्लम है, कुछ रहता है गड़बड़, तो वहाँ पे क्या रहता है, एक होम सिग्नल रहता है, उसके बाद एक इनर होम दिया रहता है,
जैसे होम सिग्नल गाड़ी पार्क किया तो बीच में टनल है, टनल के बाद या कुछ भी रहता है उनका टेढ़ा मेढ़ा, फिर आगे रूटिंग होम रहता है, उसको बोलते हैं इनर होम। तो ऐसी जगह पे इनर होम जो हो गया वो सेकंड स्टॉप सिग्नल हो गया स्टेशन का, तो वहाँ पे दे सकते हैं सेंट सिग्नल। तो लोगों ने वो इनर होम देखा है, लोको पायलट लोग पूछते हैं, बोलते हैं कि सर वो तो बोलते हैं एफएसएस होम के नीचे नहीं लगाना, वो तो इनर होम के नीचे लगा है। तो इनर होम जब दूसरा स्टॉप सिग्नल हो गया तो रूल का इसमें उल्लंघन नहीं है, लगा सकते हैं। ओके, एक बात। देन नेक्स्ट, जो एक ही खंभे पर अगर कई सेंट सिग्नल दिया है तो सबसे ऊपर वाला लेफ्ट मोस्ट लाइन को, मान लो 2 लाइन है 3 लाइन है, तो जो सबसे ऊपर है सबसे बाईं तरफ की लाइन के लिए काम करेगा, ऊपर से दूसरा वाला सेकंड लेफ्ट, तीसरा वाला थर्ड लेफ्ट, इस तरह का रूल है। और सेंट सिग्नल पे एरो मार्क रहता, जैसे मान लो 2 सेंट सिग्नल है, एक लेफ्ट एरो दिखा रहा है, एक सेंट सिग्नल में राइट एरो है, तो इसका मतलब एक लेफ्ट के लिए काम करेगा, दूसरा वाला राइट के लिए का, तो एरो मार्क भी उसका एक इम्पॉर्टेंट बात है। द नेक्स्ट है, सेंट सिग्नल जो रोक सिग्नल के नीचे लगा है, ऑन पोजीशन में कोई लाइट नहीं दिखाएगा, ऑन पोजीशन में इसको भी नो लाइट। लेकिन अगर अकेला लगा है सेंट सिग्नल तो ऑन पोजीशन में क्या दिखाएगा, 2 व्हाइट लाइट हॉरिजॉन्टल, हिंदी में क्या बोलेंगे, 2 सफ़ेद बत्ती, हॉरिजॉन्टल बोलते क्षैतिज, क्षैतिज रूप से, क्षैतिज रूप से 2 सफ़ेद बत्ती रहेगी, तो उसको बोलते हैं ऑन पोजीशन में अकेला खंभे पर है तो दिखाएगा 2 क्षैतिज सफ़ेद बत्ती। और जब ऑफ पोजीशन आएगी तो कैसा दिखेगा, तो चाहे रोक सिग्नल के नीचे वाला हो या अकेले वाला हो, तो ऑफ में दोनों सेम 2 व्हाइट लाइट डायगोनल बोलते हैं। 2 व्हाइट लाइट डायगोनल का मतलब 2 सफ़ेद तिरछी तिरछी जलेगी, ऐसे ऑब्लिक की तरह तिरछी जलती है, तो ये है ऑफ कंडीशन। एस्पेक्ट इंडिकेशन वही है कि जब ऑन है तो रोक सिग्नल के नीचे है तो फॉलो द एबव सिग्नल, अकेला है तो ऑन में स्टॉप, रुको नहीं जाना है, ऑफ किया है तो प्रोसीड स्लोली फॉर सेंटिंग, तो धीरे धीरे आगे बढ़ो सेंटिंग कार्य के लिए ऑफ किया है तो, राइट। ये तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है सेंट सिग्नल का। अब लॉकिंग वाला जो है सेंट सिग्नल का पॉइंट है, सेंट सिग्नल लॉक्स या इंटरलॉक्स ऑल द पॉइंट ओवर द रूट, जहाँ तक रूट सेट होता है वहाँ तक सारे पॉइंट को लॉक करेगा, इसलिए यार्ड में यूज होता है। इससे संबंधित एक और एमसीक्यू में आता है, उसको बोलते हैं सेंटिंग परमिटेड इंडिकेटर, एसपीआई। सेंटिंग परमिटेड इंडिकेटर और सेंट सिग्नल में अंतर क्या है, अंतर ये है कि सेंट सिग्नल जहाँ पे काम करता है स्टेशन में वो इंटरलॉक एरिया है, वो होम सिग्नल स्टार्टर सिग्नल सब इंटरलॉकिंग एरिया में सेंट सिग्नल रहता है। लेकिन जो एसपीआई है सेंटिंग परमिटेड इंडिकेटर, वो सिग्नल नहीं है, इसलिए हर स्टेशन में नहीं मिलेगा, वो कहीं पे पुराने यार्ड जो पड़े हैं बड़े यार्ड, तो एक यार्ड के अंदर जो नॉन इंटरलॉक एरिया है जहाँ पे सिग्नल का इंटरलॉकिंग कुछ भी नहीं है, मैनुअल है सब, वहाँ पे एसपीआई या सेंटिंग परमिटेड इंडिकेटर यूज करते हैं। तो वहाँ पे अपना पॉइंट्समैन जो भी रहेगा, स्टाफ रहेगा, वो लीवर से पॉइंट को सेट करेगा, गाड़ी जाने के लिए सेफ हो गया। तो जब सेट करते हैं मैनुअली, तो सेट करने के बाद लोको पायलट को सेंटिंग परमिटेड इंडिकेटर दिखेगा, येलो क्रॉस पट्टी, जैसे एक्स लिखते हैं ना, ऐसे ब्लैक बैकग्राउंड में एक्स लिखा रहेगा येलो कलर में, इसका मतलब हमारा पॉइंट सेट है, गाड़ी आगे सेफली जा सकती है। जब पॉइंट सेट नहीं रहता, लीवर को दूसरा पोजीशन में करेंगे, पॉइंट सेट नहीं है, तो उसको क्या दिखेगा, वो ऐसा घूम जाता है, ऐसा जैसे मान लो ये येलो क्रॉस पट्टी है मेरा हाथ, ऐसे घूम जाएगा तो क्या दिखेगा, उसको कुछ नहीं दिखेगा, खाली खाली दिखेगा, वो तो नहीं जाना है। तो उसका एमसीक्यू में ये सब नहीं पूछता है, जनरल नॉलेज के लिए आपको बताया। एमसीक्यू में पूछ सकता है कि अगर किसी यार्ड में सेंटिंग परमिटेड इंडिकेटर खराब है तो क्या अथॉरिटी देंगे, तो उसका आंसर है
ये बाई हार्ट कर लेना, T3693B प्लस PHS। PHS का मतलब प्रोसीड हैंड सिग्नल, आगे बढ़ो हाथ सिग्नल। और जहां भी PHS लिखा है बुक में, उसका मीनिंग होता है पॉइंट क्लैम्प करना, सेट करना, लॉक करना, तब PHS। तो PHS में इतना बड़ा मीनिंग छिपा रहता है। करेक्ट सेटिंग, क्लैंपिंग, पैडलॉकिंग। पैडलॉक का मतलब ताला लगाते जो, कि दूसरा आदमी चेंज ना करे। सिमिलरली एक सन सिग्नल में भी बहुत सारे लोग डाउट करते हैं। मैंने यूट्यूब में वो डाला अपना, ये जो अपना GNSR के थोड़ा सन सिग्नल के वो थे, ऐसा MCQ समझ लो, MCQ वाला। तो बहुत सारे लोग आंसर लिखे और यूट्यूब में मेरे से लड़ाई भी की है। मैंने बोला सन सिग्नल खराब है तो क्या अथॉरिटी है? तो करेक्ट आंसर भी रहता वहाँ पे T3693B प्लस PHS दोनों के लिए। सन सिग्नल और सेंटिंग परमिटेड इंडिकेटर का एक ही फॉर्म है, T3693B प्लस PHS। तो कुछ लोग लिख रहे हैं किसने सन सिग्नल को ऑन में पार करने का प्राधिकार है T806, T806 वाला फॉर्म। तो दोनों में अंतर क्या है, फिर से एक बार बताता हूँ। एक बार इन लोगों को बताया था कि जो सेंटिंग इंस्ट्रक्शन फॉर्म है T806, उसमें कॉलम बना है कि सो एंड सो सिग्नल आप ऑन में पार कर सकते हैं। उसका मीनिंग खराब सिग्नल को ऑन में पार करने के लिए नहीं है। वो कॉलम यूज करते हैं कि आपको मान लो LSS पार करना है ऑन में, तो मैंने इधर से सन सिग्नल ऑफ किया है, स्टार्टर ऑफ करके भेज रहा हूँ, लेकिन आप LSS ऑन में पार कर सकते हो, मैंने T806 में लिख के दे दिया। उसका मतलब ये नहीं कि LSS खराब है इसलिए हम आपको लिख के दे रहे हैं। अब हमारा जिस सन सिग्नल पे गाड़ी खड़ी है वो सन सिग्नल ही खराब है और मैं T806 में लिख के दे दूं तो गलत बात है, पहला बात। दूसरा, अगर पॉइंट क्लैम्प पैडलॉक नहीं किया तो डिरेलमेंट भी हो जाएगा। एक तो अथॉरिटी गलत, लोको पायलट को जाना नहीं चाहिए, गया तो उसकी भी गलती है। दूसरा, क्लैंपिंग नहीं किया, डिरेलमेंट में बोले तो लोको पायलट को रिमूवल मिलता है, तो SM को भी रिमूवल दिया जा सकता है। नहीं तो रिड्यूस रैंक दिए तो जूनियर स्टेशन मास्टर बना दिए, तो कितना बड़ा पनिशमेंट हो गया उसका। और एक खतरा, अपना डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपको जानकारी के लिए जानना चाहिए कि जो डिपार्टमेंटल एग्जाम दे के हम गार्ड, स्टेशन मास्टर या कोई ALP GDC वगैरह में जो जाते हैं, वहाँ कोई बड़ी गलती होगी, पनिशमेंट दिया कि एकदम लोअर रैंक में डाल दो, तो वहाँ अपने डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को और बड़ा नुकसान है। वो जहाँ से आया वहाँ वो पोस्ट पे भेज सकते हैं, सोचो कितना बड़ा नुकसान है। तो इसलिए जब बन जाना है तो बहुत धैर्य से ड्यूटी करना, चाहे गार्ड में है या स्टेशन मास्टर में, बहुत पेशेंस। देर हो जाने दो, लेट हो जाने दो, क्योंकि लेट का जवाब हम दे सकते हैं, छोटा मोटा डांट खा सकते हैं, छोटा मोटा ही नुकसान हो सकता है। लेट में एक्सीडेंट हुआ तो बड़े से बड़ा नुकसान हो सकता है, हमारा भी दूसरे का भी। तो इसलिए मैं समझाता हूँ लोगों को कि वो सब JRTI में खैर समझाने की जरूरत है, लेकिन एज ए पॉइंट्समैन भी आप लोग जैसे काम करते हैं ना, वहाँ भी थोड़ा 5 मिनट देर हो जाने दो। किसी का बात बोल लेता है, यस सर नो सर बोल देना, रिप्लाई मत दे दो, बाद में रिप्लाई दो ठंडा दिमाग होने के बाद, लेकिन जल्दबाजी नहीं करो कि SM को पनिशमेंट मिले, साथ में फिर अपना पॉइंट्समैन को भी मिल जाता है पनिशमेंट। तो वो आदत अभी से डाल लेना है, क्योंकि आगे हमको प्रमोशन लेना है, तो प्रमोशन आने के बाद भी धैर्यपूर्वक काम करना। ये तो मैं 2 मिनट आपको बोला, मेरे को याद आ जाता है तो मैं बोल देता हूँ, ठीक है। अब संट सिग्नल समझ लिए, और संट सिग्नल का बात की T806 में खराब सिग्नल को ऑन में पार करने का नहीं दे सकते, वो बल्कि रास्ते में पड़ रहा है, सब रूट लॉक है दूसरे सिग्नल से, तब दे सकते हैं, ये मीनिंग है, राइट। अब आपका क्वेश्चन, आपका बारी है। कॉलिंग ऑन और संट सिग्नल या डिस्टेंट सिग्नल का भी 2-4 पॉइंट है, बोल देता हूँ आज तीनों, क्योंकि आपको उस तरह सिग्नल कोई डिस्क्रिप्टिव तो लिखना नहीं है, खाली MCQ के हिसाब से पढ़ो उसको, कम टाइम में ज़्यादा सिग्नल पढ़ सकते हैं। डिस्टेंट सिग्नल का भी इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन लो, फिर ये तीनों का पूछ लो, कॉलिंग ऑन, सेंट सिग्नल, डिस्टेंट सिग्नल में कोई डाउट है तो।
डिस्टेंट सिग्नल का इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है कि जैसे सिंगल डिस्टेंट लगाते हैं तो इसका ये परमिसिव सिग्नल है, पी मार्कर से पहचानते हैं। रोक सिग्नल जिसके पहले लगाते हैं तो 1000 मीटर पे लगाते हैं। सिंगल डिस्टेंट एरिया है तो सिग्नल वार्निंग बोर्ड रहेगा, तो उसका डिस्टेंस 1400 मीटर याद रखना, क्योंकि हमेशा होम सिग्नल से नापते हैं। होम सिग्नल से डिस्टेंट 1000 मीटर 1000 मीटर और सिग्नल वार्निंग बोर्ड 1400 1400 मीटर, बीच में 400 नहीं याद रखना, 1400 मीटर याद रखना। ओके, ये बात। देन दूसरा, जिस एरिया में ट्रेनों का स्पीड 110 kmph से ऊपर है तो उस एरिया में डबल डिस्टेंट सिग्नल कंपलसरी देना चाहिए, कंपलसरी है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अगर सेक्शन में चलने वाली गाड़ियों की, हालांकि आप 100 जो कहीं सेक्शन में 70 चल रही फिर भी डबल डिस्टेंट सिग्नल दे दो, अच्छी बात है ना वो, लेकिन अगर 110 के ऊपर चल रही है तो कंपलसरी देना है, बिना दिए काम चलेगा नहीं। अब आजकल हर जगह हो जा रहा है धीरे धीरे डबल डिस्टेंट सिग्नल, वो एक अलग बात है। देन नेक्स्ट, ब्रेकिंग डिस्टेंस का भी है लेकिन अपेंडिक्स में दिया है, वो 3rd चैप्टर में नहीं दिया है, अपेंडिक्स में दिया है कि जहाँ पे सेक्शन में जैसे स्लोप है, ग्रेडियंट है, ब्रेकिंग डिस्टेंस कि लोको पायलट होम की ओर आ रहा है किसी सिग्नल की ओर, सेक्शन में ब्रेक लगाने में उसको 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस लग जाता है लोडेड ट्रेन को। तो जिस एरिया में ऐसा ग्रेडियंट के प्रॉब्लम की वजह से, ढाल की वजह से ब्रेक लगाने में गाड़ी रोकते रोकते 1 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस हो जा रहा है, 1.5 किलोमीटर रूल दिया है, उस एरिया में भी डबल डिस्टेंस सिग्नल कंपलसरी है, ताकि लोग को, पायलट को 2 किलोमीटर पहले से मालूम हो जाएगा कि कैसा आगे सिग्नल का पोजीशन क्या है। ये हो गया इम्पॉर्टेंट पॉइंट। स्पीड 110 के ऊपर है या ब्रेकिंग डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर है तो डबल डिस्टेंस कंपलसरी। आस्पेक्ट इंडिकेशन कैसा है? डबल डिस्टेंट सिग्नल है तो जो बाहर वाला डिस्टेंट सिग्नल है उसमें सिर्फ 2 ही आएगा, अटेंशन और प्रोसीड। ओके, तो ये भी बिट्स में पूछते हैं एमसीक्यू में कि इन डबल डिस्टेंट एरिया डिस्टेंट सिग्नल विल शो ओनली डैश अटेंशन एंड प्रोसीड। खाली सावधान, अटेंशन को बोलते हैं सावधान, प्रोसीड को बोलते हैं, प्रोसीड को प्रोसीड ही बोलते हैं या तो आगे बढ़ो बोल सकते हैं। ओके, अच्छा, नॉर्मल डिस्टेंट सिग्नल में काशन, अटेंशन, प्रोसीड तीनों आएगा। अब डबल डिस्टेंट का एस्पेक्ट समझना, तो मान लो डबल डिस्टेंट में आ रहा है तो पहला डबल डिस्टेंट सिग्नल मान लो है ग्रीन। वो ग्रीन देखने का मीनिंग है कि ट्रेन हमारी कंपलसरी मेन लाइन में जाएगी, कंपलसरी मेन लाइन में जाएगी। क्यों भाई, करेक्ट है? यस सर। क्यों? अगर ये ग्रीन है तो इनर डिस्टेंट क्या रहेगा? मान लो ग्रीन है तब तो रन थ्रू, पहला ग्रीन मिला, दूसरा इनर डिस्टेंट ग्रीन, तो इसका मतलब फिर तो आगे रन थ्रू है, स्टेशन में गाड़ी बिना रुके चली जाएगी। दूसरा कंडीशन, पहला ग्रीन मिला, इनर डिस्टेंट मान लो 2 LO है, तो 2 LO है तो कंपलसरी होम क्या रहता है? कासन मेन लाइन। तो इसीलिए डबल डिस्टेंट में लोको पायलट को उधर से मालूम हो जाता है कि मेन लाइन में जाएगी गाड़ी अगर ग्रीन आ गया तो। दूसरा, मान लो डबल डिस्टेंट वाला 2 LO है, अब अंदर आया इनर डिस्टेंट, वो भी 2 LO है। अब होम आया तो होम क्या रहता है नॉर्मली? या तो कासन विथ रूट रहेगा, कासन विथ रूट, क्योंकि बाहर वाला 2 LO दिखाया, अंदर भी 2 LO है, तो ये होम कासन विथ रूट सिग्नलिंग लूप लाइन में गाड़ी जाने का रहेगा। और अगर सपोज करो बाहर 2 LO है, इनर डिस्टेंट LO, इसका मतलब होम डेंजर, फिर होम पे रुकना पड़ेगा। तो एक डिस्टेंट सिग्नल का ऐसा इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू एक और भी है कि व्हेन डिस्टेंट सिग्नल इज शोइंग अटेंशन, अटेंशन का मतलब कि 2 LO दिखा रहा है नॉर्मल एरिया में भी, तो क्या क्या हो सकता है? तो उसमें 2 ऑप्शन करेक्ट है, या तो
ट्रेन होम पे रुकेगी और या तो सावधानी पूर्वक होम पे जाना रहेगा। तो इसमें रहता है, एक दिन देख रहे थे ना हम लोग, उसमें बी और सी दो ऑप्शन दिया रहता है कि होम पे रुकना पड़ेगा अगले रोक सिग्नल पे, दूसरा रहता है अगले रोक सिग्नल पे सावधानी पूर्वक जाना पड़ेगा। उसका मीनिंग वही है कि जैसे इनर डिस्टेंट हो या सिंगल डिस्टेंट हो, अगर टू एलो है तो होम या तो एलो हो सकता है, होम जो है वो डेंजर भी हो सकता है। सो जब डबल डिस्टेंट एरिया में डिस्टेंट सिग्नल टू एलो है तो होम सिग्नल या तो डेंजर होगा या तो कासन होगा। तो कासन रहेगा तो इसका मतलब प्रतिबंधित गति से जाने के लिए तैयार रहो, और डेंजर दिखा है इसका मतलब रुकने के लिए तैयार रहो। तो दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, वो ध्यान रखना। आप लोग कोई क्वेश्चन है तो पूछो, कॉलिंग ऑन सेंट सिग्नल और डिस्टेंट सिग्नल में से किसी के मन में कोई एमसीक्यू का डाउट या वैसा प्रैक्टिकल डाउट कुछ है, पूछना है तो पूछो। तो उसके बारे में मेरे को फिर और कुछ याद आएगा तो मैं और भी बता देता हूँ। क्या सुनिए। सर वो स्वतंत्र बोलो। स्वतंत्र है तो वो एक बार बता बोला सर कंफ्यूजन हो जा रहा था। संट सिग्नल ना, सेंट सिग्नल, हाँ ओके, जब स्वतंत्र है तो राइट। अगर संट सिग्नल स्वतंत्र है इसका मतलब क्या है, खंभे पर अकेला लगा है तो ऑन पोजीशन में क्या लाइट दिखाएगा, तो उसका आंसर है टू व्हाइट लाइट हॉरिजेंटल, दो सफेद बत्ती व्हाइट व्हाइट। डायग्राम आपने देखा है कि नहीं, संट सिग्नल का स्टेशन में है, देखा है कभी? दिखा है सर। ओके, तो संट सिग्नल ऐसा बॉक्स टाइप रहता है। तो अगर ऑन पोजीशन में है अकेला खंभे पे तो दो व्हाइट लाइट जलेगी एकदम सीध में ऊपर, ऐसा उसको बोलते हैं हॉरिजेंटल, आमने सामने लाइट जलती है। और जब ऑफ करते हैं तो तिरछे जलती है, ऐसा तिरछा, डायगोनल जो उसको बोलते हैं। ठीक, ऑन है तो दो सफेद बत्ती क्षैतिज या हॉरिजेंटल सीधा, और ऑफ है तो तिरछा जलेगा दो सफेद बत्ती। और किसी सिग्नल के नीचे है, जैसे मान लो स्टार्टर के नीचे सेंट सिग्नल है, तो ऑन पोजीशन में कोई बत्ती नहीं जलेगी, ऑफ में तो तिरछी जलती सबकी, चाहे सिग्नल के नीचे हो या अकेले हो, स्वतंत्र हो, राइट। डायग्राम, ओके सर। डायग्राम देखना है तो मैं पावर पॉइंट में ढूंढना पड़ेगा। डायग्राम दिखाई तो थोड़ा और ज्यादा समझ में आएगा सर। हाँ हाँ, डायग्राम तो सेंट सिग्नल का है मेरे पास, पावर पॉइंट में डाला है शायद, देखता हूँ एक सेकंड। सेंट सिग्नल शॉर्ट नोट, पुराने जमाने का तो देखने से कुछ फायदा नहीं है, अभी नए जमाने वाला देखने का है। ये है, अभी देखो आया सामने स्क्रीन में। हाँ सर आया सर, आया ठीक है। तो ये जो लेफ्ट साइड वाला दिख रहा है, जो लेफ्ट साइड का दिख रहा है, एक राइट साइड में है, तो लेफ्ट साइड वाला ऑन पोजीशन है। देखो जो एरो से दिखा रहा है, दो सफेद बत्ती जल रही है, आमने सामने जल रही है, और ऑफ पोजीशन राइट साइड वाला है, वो तिरछी तिरछी जल रही है। तिरछी बत्ती से हाँ, और ये इसी में देखो कलर तो नहीं है, ऐसे व्हाइट में एरो मार्क लगा है। सिग्नल के ऊपर जो ये तीर बनी रहती है, उससे क्या पता लगता है, इस तरफ के लाइन के लिए काम करता है। मान लो राइट साइड को एरो लगा दिया तो इसका मतलब वो राइट साइड के लाइन के लिए काम करेगा, वो तो फिक्स है, पेंट रहता, रेड कलर से और व्हाइट कलर मिला के लगाते हैं ऐसा। ठीक समझ में आया है, डायग्राम तो देख लिए है। ओके, कॉलिंग ऑन का तो सी मार्कर रहता हो तो खंबे के नीचे ही रहता है। ये सन सिग्नल जो स्वतंत्र वाला देखा वो है। अगर किसी खंबे के नीचे वाला है, शायद डायग्राम नहीं मेरे पास, क्या खंबे के नीचे वाला, खंबे के नीचे वाला नहीं है डायग्राम। चलो
ठीक है। और किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो पूछो भाई, नहीं तो व्हाट्सएप में लिख के भेजो नए नए क्वेश्चन, ग्रुप में डालो, तो ग्रुप में आंसर भी डालेंगे तो सबको फायदा होगा। होम सिग्नल में डाउट है कुछ किसी को? होम सिग्नल खराब हुआ तो ये कैसा गाड़ी लेने का है? हम प्रतीक से आज एक क्वेश्चन पूछे तो हमको भी आइडिया लगेगा कि प्रतीक कितना याद रखते। क्या प्रतीक बताओ, होम सिग्नल, पूछिए सर। स्टेशन का होम सिग्नल खराब हो गया तो जी सर। गाड़ी को लेने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? नंबर 1 कॉलिंग ऑन। ओके, नंबर 1 तरीका कॉलिंग ऑन। हाँ, अब समझ और लो, पहले ही पता चल गया तो प्री वार्निंग मेथड से ले सकते हैं। राइट, वो फार्म नंबर क्या है? T/69(1). राइट, करेक्ट, 2 हो गया। सपोज करो हमारा कॉलिंग ऑन सिग्नल खराब है और पहले से हाँ सर। T3691 नहीं दिया है, दूसरा मेथड क्या है? कॉलिंग ऑन खराब है और T69(1) नहीं दिया है, नहीं दिया। तो ये 509 लेंगे। नहीं 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 नहीं, 50 509 510 नहीं नहीं, दोनों याद कर लो कम से कम। 509 लेते हैं अवरुद्ध लाइन पे कि ऑलरेडी एक इंजन है, एक मशीन है, एक और इंजन लेना है, तो 509 नहीं लेना है, इधर होम सिग्नल खराब है। 510 लेते हैं नॉन सिग्नल लाइन, कि अगर सिग्नल कनेक्टेड नहीं है, यार्ड में लेना है तो, या रॉन्ग लाइन से ले रहे हैं तब भी T510 दे रहे हैं। यहाँ पे कॉलिंग ऑन खराब है, होम सिग्नल खराब है, तो दूसरा तरीका क्या है ट्रेन को लेने का? T/369 CD हाँ ऑथोरिटी। हाँ, और पॉइंट को क्या करेंगे? क्लैंप लगाना है। क्लैंप पैडलॉक करेंगे, हाँ, PHS लेंगे और पीएचएस दिखाना, तो इसका आंसर रहता है T3693B प्लस पीएचएस। ओके, PHS। हाँ, पीएचएस तो क्लैंप लगा के, पैडलॉक लगा के वैसा करते हैं। नहीं तो, और दूसरे जोन में, अपने साउथ सेंट्रल रेलवे में नहीं है, दूसरे जोन में एक और तरीका है कि होम सिग्नल खराब है तो सिग्नल पोस्ट टेलीफोन रहता है उनके पास, होम में एक फ़ोन लगाता है, तो एसएम से लेके प्राइवेट नंबर पॉइंट क्लेम करके भी ले सकते हैं, वो पीएन के साथ आता है, लेकिन अपने साउथ सेंट्रल रेलवे में तो यूज में नहीं है वो। ओके, तो आपको तो होम सिग्नल देखो 3 पॉइंट 4 पॉइंट बताया। अच्छा, तो सुनीता ऐसा है, चारों पॉइंट याद रखना है कि एडवांस अथॉरिटी दिया पिछले सेशन में तो T3691 क्लेम पैडलॉक, नहीं तो कॉलिंग ऑन क्लेम करने का ज़रूरत नहीं है। और तीसरा मेथड क्लेम पैडलॉक करके T3693V। और दूसरे जोन में एक मेथड और है, सिग्नल पोस्ट टेलीफोन में प्राइवेट नंबर देना और क्लेम पैडलॉक लगाना। अपने यहाँ होम सिग्नल में टेलीफोन नहीं लगा है, इसलिए यूज नहीं हो रहा है। ओके, तो ये होम सिग्नल का बेसिकली 3 मेथड है, दूसरा जोन का मिलाए तो 4 हो जाता है। तो चलो ठीक है, आज फिर बंद करेंगे बाकियों के लोगों के पास क्वेश्चन नहीं है। सुबोध लेके आया है क्वेश्चन। हाँ बोलो भाई सुबोध, वेरी गुड। और टीएसएल में रॉन्ग लाइन में जब रिसीव करेंगे तो 510 देना है नहीं देना है? हाँ देना है, टीएसएल में कंफर्म देना है। एक मिनट सर, फोन आया। बात कर लो, कोई बात। वो सर आप सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ बोलो। कोई नया सिग्नल लगाए जाने अथवा किसी सिग्नल के स्थान परिवर्तित होने की स्थिति के कितने दिनों के लिए सतर्कता आदेश जारी किए जाते हैं? सर 90, पहले के आंसर में 10 दिन बताया, मगर अभी 90 दिन नहीं ना सर? अभी 90 दिन है, अभी करेक्ट आंसर 90 दिन है। वो 10 बहुत पुराना है, 7-8 साल पहले चेंज हो गया रूल, वो पुराने क्वेश्चन में राइट रखे सर, रखे वो लोग। 90 दिन है वो। राइट सर, राइट राइट, ओके। काफी बहुत दिन हो गया बदल के, इसलिए 90 ही याद रखना। राइट सर। क्या सुबोध? हाँ सर, वो टीएसएल में रॉन्ग लाइन में जब रिसीव करने का करेंगे तो आपको तो ये उस दिन शायद ग्रुप में या कहाँ पे पूछे थे आपने, तो मैंने तो आपको पूरा 30 भी लिख के दे दिया था। रिसीव नहीं सॉरी, वो डिस्पैच टाइम में सर। हाँ, डिस्पैच में अब आजकल पायलट आउट मेमो देने का जरूरत नहीं है। क्यों? उसका मैं कॉपी करके पूरा जीएनएसआर ही पेस्ट किया आपको, देखो यस्टरडे तो भेजा SR 6.02.1 में। ड्यूटी में है क्या?
और सर सुनो ये सुनो सुन तो लो, सुन दो। हाँ इसमें वो एक बार फिर देखना, आप जो व्हाट्सएप में डाला है तो इंग्लिश में, इसमें चौथा पार्ट में ऐसे ब्रैकेट में आईवी लिखते हैं ना, 4 देखो लिखा है, एन अथराइजेशन टू पायलट आउट द ट्रेन स्टार्टिंग। अब क्या किया, पायलट आउट मेमो जो पहले अलग देते थे ना हम लोग रॉन्ग लाइन का, तो हाँ उसको उसी के अंदर कॉलम में डाल दिया, TRD602 में नीचे डाल दिया, तो लिखा हुआ है। एक बार व्हाट्सएप में जो मैंने रिप्लाई आपको दिया है, एक बार थोड़ा धीरे धीरे पढ़ना, इंग्लिश तो है पर समझ में आ जाएगा कि अब अलग से नहीं देना है। हाँ, राइट। वो तो पढ़ा हूँ सर, GNSR भी पढ़ा। हाँ। और वो रॉन्ग लाइन में TOL में रखना है ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट को। हाँ करेक्ट। और राइट लाइन में रॉन्ग लाइन में जब जा रही है गाड़ी, राइट, हाँ जब रॉन्ग लाइन में जा रही तो क्या है, एक लाइन पे इंजीनियरिंग ब्लॉक दिया है, वो भी TOL में रहेगा, और दूसरी लाइन पे रॉन्ग लाइन में गाड़ी जा रही है, वो भी TOL में रहेगा। नहीं, दोनों, जो एक को क्या बोलते हैं उसको, ट्रेन TGT, एक को बोलते हैं TCF, ट्रेन गोइंग टू वाला डायल, ऊपर का डबल लाइन में SG ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट है ना तुम्हारे यहाँ। हाँ तो SG में एक तरफ दूसरा स्टेशन मास्टर का कंट्रोल रहता है, एक तरफ हमारे तरफ रहता है, तो दोनों में TOL रहेगा। मतलब और राइट लाइन में जब राइट लाइन में जाएगा तो सिग्नल में डालना है ना, तो जो ऑब्स्ट्रक्टेड लाइन है वो तो TOL में रहेगी, उस पे तो हाँ गाड़ी जाना नहीं, काम चल रहा है। और जो सही लाइन है उसमें ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट अब यूज करना है। तो यही तो जो अमेंडमेंट 18 में यही चेंजिंग हुआ है, इसको जरूर ध्यान से याद रखना कि अब राइट लाइन की गाड़ियां क्या है, वो सिग्नल पे जाएगी, लेकिन फार्म हाँ सबको देंगे, TRD602 सबको देंगे, और सिग्नल पे गाड़ी जाएगी। फर्स्ट ट्रेन 25 में जाएगी, राइट लाइन होने दो, रॉन्ग लाइन होने दो, सब फर्स्ट ट्रेन 25, हाँ। सेकंड ट्रेन और नॉर्मल स्पीड। हाँ, जब हम्म। वो लाइन क्लियर पे जाएगी क्या बोले, LSS यूज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, सिग्नल का मतलब ही होता है, बोल रहे हैं कि ये हिंदुस्तान में ओके। क्या बोल रहे हैं, ट्रेन ऑन राइट लाइन विल गो ऑन सिग्नल्स। पहले उल्टा था, पहले था LSS TSL में यूज नहीं करना है, अब अलग अलग कर दिया। वही वो रेलवे बोर्ड की वजह से चेंज हुआ है, रेलवे बोर्ड ने किया एक्चुअली। तो रेलवे बोर्ड बनाने के बाद फिर सेम सभी जोन में दे दिया, सब जोन में सेम रूल हो गया। एक्चुअली इनका कोशिश ये हुआ है कि सारे जोन में एक ही रूल बनाएं सब लोग, नहीं तो लोको पायलट्स को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो धीरे धीरे करेंगे, इतना तो कर दिया, TSL का कर दिया, और वो ऑटोमेटिक एरिया का सब, उसमें डाउट आया तो एक बार फिर ऑटोमेटिक का रिवीजन करेंगे। ऑटोमेटिक में TSL का भी है, बहुत बड़ा है, देखना है तो देख लेंगे। ऑटोमेटिक में चार TIC TSL और शंटिंग थोड़ा बता दीजिए उसमें से। हाँ ओके, वो करेंगे, वो भी करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहाँ पे, अब TSL का इन्होंने जैसे क्वेश्चन पूछा, तो सब लोग सुनते समय थोड़ा सा ऐसा ध्यान से सुने तो समझ में आ जाता है कि TSL का फॉर्म नंबर है TRD602। अच्छा, राइट लाइन रॉन्ग लाइन सब गाड़ी को TRD602 दिया जाएगा, जो नया नियम है, पहले भी देते थे, अभी भी फिर से कंफर्म कर रहे हैं, हर गाड़ी को देना है। अंतर क्या हुआ है कि रॉन्ग लाइन की गाड़ी पे तो बिना सिग्नल के जाती है, तो उसको अब पायलट आउट मेमो पहले देना पड़ता था, अब पायलट आउट मेमो सब TRD602 में ही लिखा है चौथे कॉलम में, तो उसी से पूरा काम हो जाएगा, खाली पॉइंट क्लैंपिंग पैडलॉकिंग का बचेगा। ये रॉन्ग लाइन का हो गया। राइट लाइन की गाड़ियाँ ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में लाइन क्लियर लेके सिग्नल पे जाएगी, पहले नहीं था ये, तब LSS साफ करके भेजेंगे, लाइन क्लियर में जाएगी गाड़ी। लेकिन पहली गाड़ी को कासन ऑर्डर रहेगा 25 kmph, सेकेंड और थर्ड गाड़ियाँ और रॉन्ग लाइन में भी और राइट लाइन के भी नॉर्मल स्पीड में जाएगी। तो ये चेंजिंग है पहले से, ऐसा याद रखना। और रिसीव करने के लिए राइट लाइन की गाड़ी LSS में गई, उधर होम सिग्नल में रिसीव करेंगे, और रॉन्ग लाइन वाली गाड़ी इधर से TRD602 पे ही गई, उसी में पायलट आउट मेमो उसी के अंदर ही है, वहाँ रिसीव करने के लिए T510, ये नया फार्म जो है, नॉन सिग्नल लाइन पे रिसीव करने वाला जो फार्म T510 है, वो इस्तेमाल करेंगे। इतना याद कर लिए तो TSL का नया रूल समझ लो यही है। बाकी तो जो गेटमैन को सूचना देना है, कंट्रोलर को बताना है, वो सब तो कॉमन है, वो तो पहले भी था, अब कभी हमेशा रहेगा, वो तो चेंज नहीं होता।
स्पीड और ये सब फॉर्म थोड़ा सा चेंज हुआ है, 2 चीज, राइट। ओके, ठीक है, चलो फिर सब लोग रेस्ट करो, फिर कल कल का क्या सिग्नल, ये 3 तो पढ़ लिए सिग्नल में, और किसका सिग्नल का डाउट है? होम समझ लिए। ऐसे डायरेक्ट तुम बोलो सिग्नल में ये टॉपिक पे डाउट है, मैं डायरेक्ट अगर है तो दिखा के भी बता दूंगा, ओरल बता दूंगा। जो भी सिग्नल, जैसे आज सन सिग्नल कॉलिंग ऑन डिस्टेंट फास्ट में देख लिए, होम सिग्नल का भी कैसा खराब है तो लेना है वो देख लिए। ऐसा सिग्नल का कोई भी टॉपिक, कोई भी पॉइंट डाउट है तो आप पूछो, आप पढ़ के थोड़ा आओ और पूछो, वो टॉपिक मैं समझा दूंगा। नहीं तो नया टॉपिक सुबोध क्या पढ़ना कल बताओ? कल कुछ भी पढ़ा दीजिए सर, कल ड्यूटी में बिजी रहेंगे। ड्यूटी में बिजी रहते हैं तो ये लोग का थोड़ा देखेंगे, इन लोगों को मार्शलिंग अभी ये लोग को नहीं मालूम है, मार्शलिंग थोड़ा बता देंगे, फटाफट ऐसे बताएंगे, थोड़ा दिखा के स्क्रीन पे मार्शलिंग का इम्पोर्टेंट बिट्स बता देंगे। क्यों भाई सुनीता, क्या पढ़ना है कल बताओ? बोलो। विजिबिलिटी ले लो सर, विजिबिलिटी। हाँ बोलो। विजिबिलिटी। विजिबिलिटी क्या बोल रहे हैं? हाँ सर, वही। विजिबिलिटी क्या है? ये कोड सर आपने इसके व्हिसिल कोड, विजिल कोड सर, व्हिसिल कोड, ओके ओके, व्हिसिल कोड बता देंगे, ठीक है, मेरे पास पावर पॉइंट है, दिखा के बता देंगे, और फास्ट में देख लेना है, 10-15 मिनट में बता देंगे। याद करने का जिम्मेदारी आपको है, याद करने का जिम्मेदारी आप, उसमें 2-4 इंपॉर्टेंट व्हिसिल कोड है, जैसे 4 छोटी सीटी है, लॉन्ग शार्ट है। चलो कल ही बताएंगे, नहीं तो फिर अभी बात करने लगे देर हो जाएगी। ओके, गुड नाइट। कल व्हिसिल कोड और EMU का बेल कोड है वो भी बता देंगे, और उसके साथ में कुछ ढूंढ के बता देंगे। ओके राइट, चलो ठीक है राइट, ओके, गुड नाइट, थैंक यू सर, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। ओके।